सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत मज़े से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके घर में सब सही होंगे। तो हम आपका स्वागत करते हैं रेसवा एकेडमी में, जिसने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है रेसवा सेमेस्टर क्लासेस से, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के सारे अधिक ब्रांचेज में जो लोग पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने वाले हैं उन सभी को पूरा कोर्स यहाँ पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज हम पॉलिटेक्निक को डिस्कस करने नहीं आए हैं, आज हम बेसिकली डिस्कस करने आए हैं इंजीनियरिंग। तो जब हम लोग ट्वेल्थ टेंथ पास करते हैं तो हम लोगों को प्रेफर मतलब चूज करना होता है हमारे सब्जेक्ट्स। कुछ बच्चे बायो लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स लेते हैं। अब जो मैथ्स लेते हैं उनके साथ एक एग्जम्पशन जोड़ दी जाती है, उनके साथ ये कहा जाता है कि वो इंजीनियर बनेगा। अब जैसे ही बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं या परिवार रिश्तेदार वाले कहते हैं कि लड़का बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अब जिन्होंने बायो ले लिया वो तो डॉक्टर की फील्ड में चले गए, और जिन्होंने मैथ लिया वो आ गए इंजीनियर की फील्ड में। और तो ये इंजीनियरिंग है क्या? इंजीनियरिंग का इतना हल्ला क्यों है? क्यों सभी आदमी, सभी पेरेंट्स सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर बने? तो इस चीज़ को हम समझते हैं आज के अपने वीडियो में। जानेंगे कि इंजीनियरिंग क्या होती है। इंजीनियरिंग को कम जानेंगे, हम अधिक जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। और मैं प्रभात सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से रेसवा एकेडमी पे। और चलिए आइए जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है। अब इंजीनियरिंग क्या होती है इसके बारे में अगर हम सोचे तो हमें ये पता चलता है कि इंजीनियरिंग इंसानों को शुरू से, मतलब इंसान ने जब बोलना नहीं सीखा था तब से उसको इंजीनियरिंग आ गई थी। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप लोग देख सकते हैं कि 4 लाख साल पहले हमें फ्रांस में एविडेंस मिलते हैं कि 4 लाख साल पहले इंसानों ने पहला अपना शेल्टर बनाया होगा। तो शेल्टर बनाना यानी रहने की अपनी व्यवस्था करना, रहने के लिए एक जगह बनाना क्या है, एक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो इंसानों ने सिविल इंजीनियरिंग सोचे 4 लाख साल पहले शुरू कर दी थी। इतनी बड़ी चीज है, मतलब इंसानों की फितरत में इंसानों को प्रकृति ने इंजीनियर बनाकर ही पैदा किया है। हम तो आज मॉडर्न इंजीनियरिंग सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग यानी अभियंता हम मानव शुरू से थे। 4 लाख साल पहले से पहली बार सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई। अभी तक ज्ञात इतिहास में हमें पता है कि 4 लाख साल पहले पहले पहला शेल्टर बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं कैसे आदि मानव लोग जिस बोलना नहीं जानते थे, कपड़े सही से नहीं पहनते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिए थे। उसी तरह स्टोन एज, अगर हम स्टोन एज में आते हैं तो कैसे इंसान अपने पत्थरों को ग्राइंड करके, या उन्हें आज की भाषा में हम जिन्हें ग्राइंडिंग कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं, या अदर प्रोसेसेस होते हैं जिनसे हम हथियार बनाते हैं, औजार बनाते हैं, इंसान वो सब अपने हाथों से करता था। आज जो हम मशीनों से करते हैं, इंसान वो हाथों से करके मशीन्स बनाता था, अपने लिए औजार बनाता था, और इन औजारों का इस्तेमाल करता था जानवरों को मारने में और इन लोगों को हत्या करने में। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग कितनी पहले से हो गई थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंजीनियरिंग कितने टाइप्स की होती हैं। अब मॉडर्न डे में हम इंजीनियरिंग इतनी वैरायटीज जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई, जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती गई, उस तरह से साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग भी डेवलप होती गई, इंजीनियरिंग इवॉल्व होती गई। तो आज हमारे पास वेरियस वैरायटीज के ब्रांचेस हैं साइंस में, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम कुछ कोर ब्रांचेस जो मेन मेन ब्रांचेस होते हैं उनके बारे में आज जानते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग को हम कहते हैं, एक मिनट, सिविल इंजीनियरिंग को हम कहते हैं मदर ऑफ इंजीनियरिंग। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले माना जाता है कि इंसानों ने अपने लिए शेल्टर की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, उसके बाद औजार वगैरह बनाए। तो शेल्टर की व्यवस्था यानी सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। इंसान रहने के लिए घर बनाता है तो एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग को फादर मदर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब पहली ब्रांच जो इंसानों ने सोची थी, इंसानों के दिमाग में आई थी इवोल्यूशन के टाइम, वो सिविल इंजीनियरिंग थी। अब सिविल इंजीनियरिंग भी इतनी ब्रॉड हो चुकी है कि उसके अपने बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आता है। अगर आप और देखें इधर तो सॉरी, तो आपको पता चलेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गई,
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गई, वाटर रिसोर्सेज पे इंजीनियरिंग हो गई, ऐसी कई सारी इंजीनियरिंग हो जाती है। अब हम आगे बढ़े अगर, हाँ सिविल, सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी अपने आप में बहुत 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 बड़ी ब्रांच है। उसके अपने बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई। और इसमें क्या है कि बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी, बहुत बहुत संख्या में लोग इसे ज्वाइन करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से डील करते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सब हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कोडिंग वगैरह, डिकोडिंग, ये सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जानते हैं। उसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है और आजकल इसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे और चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, वैसे केमिकल इंजीनियरिंग भी अधिक, इसमें अधिक अलग अलग केमिकल्स पर रिसर्च की जाती है, अलग अलग केमिकल्स के फायदे और नुकसान देखे जाते हैं और उनके बारे में अधिक जाना जाता है, उनसे अधिक अधिक इन्वेंशन की जाती हैं। और आगे बढ़े हम, तो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक और ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज की दुनिया में हम ये बोर्ड, ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये पंखे, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं। तो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे लिए, और बहुत सारे लोग इसे परस्यू भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खुद अपने आप में इतना बड़ा है कि उसके बारे में भी उसके भी बहुत सब ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, नैनो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और भी कई सारी ब्रांचेज हैं। मैंने मेन ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद न्यूक्लियर इंजीनियर, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो इंजीनियर्स काम करते हैं, जो उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनसे अधिक अधिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, उनको न्यूक्लियर इंजीनियर्स कहते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ऐसे होती है, ऐसे रोबोटिक्स इंजीनियर होती है। आजकल तो आप देख रहे हैं एआई रोबोट्स का कितना जमाना है, कितना क्रेज है, हर बंदा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करना चाहता है। बहुत बड़ा फील्ड है, आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा ये। जिन जिन को लोगों को रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करनी है वो इसको जरूर से जरूर परस्यू करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और आज के बारे में बहुत काम आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। चूंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, हमें पढ़ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में है, तो इसके बारे में पहले तो क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जब कोई पूछता है आपसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है, तो हमारा साधारण सा जवाब होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम मशीन्स को स्टडी करते हैं, मशीन्स पे काम करते हैं और नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। पर ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे रणछोड़ दास छाछड़ हर चीज़ का डेफिनेशन याद करके रखता था, बुक्स क्या होती हैं और मशीन क्या होती हैं, वैसे ही हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आनी चाहिए। तो होती क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, आप लोगों को दिख रहा होगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट कंबाइंस इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स। तो ये एक इंजीनियरिंग ब्रांच होती है जो क्या कहती है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स को, जो फिजिक्स के लॉज को और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को, जो फिजिक्स के लॉज और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को कंबाइन करती है, गणितीय सिद्धांतों को और भौतिकी के नियमों को कंबाइन करती है, जोड़ के किसके साथ जोड़ती है? मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस मतलब अलग अलग मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनके साथ कंबाइन करती है। किस लिए? डिज़ाइन करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, किसी चीज़ को एनालाइज यानी उसकी स्टडी करने के लिए, उसके बारे में और अधिक जानने के लिए, और मैन्युफैक्चर करने के लिए, नई नई चीज़ों को बनाने के लिए, और मेंटेन मैकेनिकल सिस्टम, और जो मैकेनिकल सिस्टम बने हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो फिजिक्स के लॉज को और मैथमेटिक्स के लॉज को उनको कंबाइन करती है मटेरियल साइंस के साथ, यानी अलग अलग चीज़ों के जो मटेरियल्स के गुण होते हैं उनके साथ कंबाइन करती है, डिज़ाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, क्या? मैकेनिकल सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें कोर स्टडी क्या करनी होती है, हमारे कोर फील्ड्स क्या होते हैं, उनमें हमें किस चीज़ के बारे में जानना होता है, उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट होता है जिसके बारे में आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स, उसके बारे में जानना होता है। डायनेमिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है, डायनेमिक्स, उसके बारे में जानना होता है। थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैसे काम करती है, हीट कैसे गति करती है, उसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में जानेंगे। मटेरियल साइंस यानी अलग अलग पदार्थों के, अलग अलग तत्वों के क्या गुण होते हैं, स्टील के क्या गुण होते हैं, एल्युमिनियम के क्या गुण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम मटेरियल साइंस में स्टडी करेंगे। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना, क्योंकि सारे मशीन्स, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं।
तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे और उनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे कि कोई मशीन बनाने के बाद वो फेल ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई मशीन बनाए कि वो इतना काम करे लेकिन वो इतना काम करने से पहले फेल हो जाए, उसके लिए उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना होता है। अब इन चीज़ों के लिए हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इवोल्यूशन कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में, आपको याद होगा मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि इंसान पत्थरों को काट के औजार बनाते थे अपने लिए, ये एक तरह की मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। लेकिन आज हम ये काम तो नहीं कर रहे हैं। हमारी इंजीनियरिंग या हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि आज हम सारे कामों के लिए मशीन्स यूज़ करते हैं, सारे कामों के लिए टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? ये इवोल्यूशन हुआ हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक फेनोमेना होता है जो कि यूरोप में, बेसिकली यूरोप में हुआ। इसमें क्या हुआ कि लोगों में अचानक से इंडस्ट्रीज के प्रति बहुत जागरूकता हुई और सभी लोग इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हो गए। यूरोप की सारी कंट्रीज, मेनली यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सब इंडस्ट्रियलाइज हो गई। तो जब इस टाइम मशीन्स की बहुत ज़रूरत पड़ी तो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुई, बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुई। और 18th सेंचुरी के टाइम ये सब हुआ था। 1701 से 1799 के बीच के टाइम को 18th सेंचुरी कहेंगे। तो उस टाइम ये सब काम हुआ था कि मशीन्स बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और व्यापार इधर से उधर अलग अलग देशों में। उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और हमारे भारत में आना उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी तेज इवॉल्व हुई, उसमें एक बड़ा कारण थे हमारे फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स के माई बाप, जेम्स वॉट। ये है वो महान आदमी जेम्स वॉट, जिन्होंने बनाया था एक स्टीम इंजन। आई गेस 1769 में उन्होंने स्टीम इंजन की थ्योरी दी थी और वो स्टीम इंजन डेवलप किया था। इस वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा वो परिवर्तन आया। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मिली। स्टीम इंजन बनने के बाद एक बहुत सारे फेनोमेनास का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत तेजी से डेवलप होना शुरू की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब ब्रांचेस क्या होते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिलेंगी जो ब्रांचेस डिप्लोमा में, वो है ऑटोमोबाइल, CAD, प्रोडक्शन। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है, कैसे मशीन्स को डिज़ाइन करना है कंप्यूटर की सहायता से, ये हम लोग CAD में पढ़ते हैं। फिर प्रोडक्शन कंपनी, सारी कंपनियां बेसिकली प्रोडक्शन करना चाहती हैं, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है। एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये अपने आप में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है। और मेंटेनेंस, बनी हुई चीज़ों को मेंटेन करना, वो भी इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, उसमें भी काम होता है। अब कुछ मिथ्स देख लेते हैं और रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जब मैं भी मैकेनिकल मैंने शुरू किया था ये, तो मेरे भी बाकी जो अदर ब्रांचेस के दोस्तों थे वो कहते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्कोप कम है, जॉब्स कम है। बेसिकली स्कोप क्या, जॉब्स कम है। पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर हम अंदर जाके थोड़ा डीपली देखें तो जॉब्स में हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी कम जॉब्स हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भरा हुआ है भाई। प्रोडक्शन, सारी कंपनियां प्रोडक्शन करना चाहती हैं, तो कहाँ कमी है जॉब्स की? और क्या कहते हैं, डिजाइनिंग, सभी कंपनियां मशीन डिजाइन करती हैं। एयर कंडीशनिंग, आज की कितनी बड़ी जरूरत है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, तो जॉब्स की कहीं कमी नहीं है, बस इंसान को स्किलफुल होना चाहिए। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का निर्णय किया है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करते रहें। अगर आपकी स्किल डेवलप्ड होंगी तो आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएगी। तो अगर हम लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये एक मिथ है कि अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। कंपेरेटिवली थोड़ी कम है, हो सकता है सिविल ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थोड़ी अधिक हो, मैकेनिकल में कम हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिससे आपको कौन कौन से पोस्ट मिल सकती हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, और मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपको ये सारी, मतलब ये अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। इंजीनियर होना, आप अपने आप में इंजीनियर होंगे, तो ये सब करने के बाद आप इतने इंजीनियरिंग फील्ड्स में जा सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा मिथ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं होती है। और ये, मैं इसको मिथ नहीं कहूँगा, मैं इसको एक भ्रम कहूँगा, क्योंकि ये फैक्ट भी यही बताता है कि हाँ, लड़कियां कम होती हैं यहाँ पे। जब ये तैयार करा था तो इसमें मैंने देखा कि, सॉरी, लड़कियों का इसमें रेशियो 1:34 है, या आई गेस चलो 35 कर लेते हैं। एक तो वैसे भी तो 35 लड़कियां जहां होती हैं वहां पे एक लड़के होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतने कम रेशियोज हैं। अभी मैं और दिख रहा था तो मुझे ये मीम भी दिखा, जिसमें ये लड़का, सॉरी, जिसमें ये लड़का अपने पिता से पूछता है कि डैड व्हाट इज वैलेंटाइंस डे,
तो उसके पिता कहते हैं आई डोंट नो सन, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब मुझे नहीं पता पुत्र, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो सोचिए इसका मतलब यही था, ये जोक इसलिए इसीलिए बन पाया क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा सच भी है, लेकिन ये मिथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े मतलब थोड़े मुश्किल जॉब्स करने होते हैं। जैसे आपको जब वर्कशॉप करनी होगी, वर्कशॉप अटेंड करनी होगी, तो उसमें मशीन्स चलाने होंगे, लेथ मशीन्स वगैरह वगैरह, तो ये सब लड़कियों के लिए कंपेरेटिवली मुश्किल होता है। इसलिए पेरेंट्स भी ऐसा कहते हैं और लड़कियों का खुद का भी मानना होता है कि उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जगह अधिक जैसे CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उन सब चीज़ों से इंजीनियरिंग करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत बात है। लड़कियों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। लड़कियों को अब तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग बैठे बैठे कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है तो CAD कर लो, CAD ब्रांच ले लो, कुछ नहीं करना है, मेहनत वाला कोई काम नहीं करना। इसी तरह तो ये जो गर्ल्स डू हैव इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज, गर्ल्स के पास बराबर और बिल्कुल भी उसमें नहीं कि मुश्किल होगी या कुछ आसानी से होगी। तो जितनी भी लड़कियां ये देख रही हैं वो बेधड़क अगर करना चाहती हों मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वो इसे परस्यू करें। वो इस लोगों की ना सुने कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं होती, मुश्किल होती है। वो इसे करें ताकि ये रेशियो भी बेहतर हो और उनका अपना करियर है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी है। मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये सभी बाकी सभी फील्ड से अधिक है। मैं बताऊंगा क्यों, आखिरी में बताऊंगा क्यों। तो ये हो गया, ये दो मिथ्स हैं जिन्हें मैंने फैक्ट्स के साथ बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जी, गलत बात है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल है तो मार्केट ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री लिए हों, डिप्लोमा किए हों, और उनके लिए ये सब पोस्ट बनी हुई हैं। गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है ऐसा लोगों का कहना है, पर बिल्कुल सच नहीं है। गर्ल्स के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना लड़कों के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब फेमस मैकेनिकल इंजीनियर्स पर्सनैलिटीज़। अब ये भी होता है लोगों को कि ये देखने से पहले कि किन लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अब विडम्बना ये है कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत पॉपुलर हैं, उन्हें इतना हम लोग कम जानते हैं। जैसे ये हैं वर्गीस कुरियन जी, हमारे देश के बहुत ही मतलब बहुत ही होनहार इंजीनियर और समझ लो पद्म अवार्ड विनर हैं। वर्गीस कुरियन जी बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। ये हैं हमारे गिरीश वाघ, ये टाटा कंपनीज के शायद CEO रह चुके हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं ये। इन्हें हम लोग कम जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम, इन्हें सब जानते हैं। ये इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर करी थी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब ब्रांच है। कल्पना चावला, स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन लेडी, इंडियन उसकी धरती की, कल्पना चावला जी को सब जानता है। तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना नाम रोशन किया। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में ना करके अदर फील्ड्स में कुछ ऐसा किए, जैसे कि सोनू सूद हो गए ये, और इन्हें आप जानते हैं, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर से, हर्षा भोगले, और अब कमेंटेटर भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को आप जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये सुशांत सिंह राजपूत जी को आप जानते हैं, लेट सुशांत सिंह राजपूत। ये लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, ये तो टॉपर भी रह चुके हैं। तो अब मैंने इनकी फोटोज क्यों दिखाई, क्योंकि जब मैं एक बार एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि उसमें कोई मैकेनिकल इंजीनियर था जिसने IAS का एग्जाम क्रैक किया हुआ था। उससे पूछा गया कि आपको इंजीनियरिंग ने कितना हेल्प किया UPSC क्रैक करने में, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सारे अलग अलग होते हैं। तो उसने बताया कि मुझे सब्जेक्ट वाइज इंजीनियरिंग ने भले ना हेल्प की हो, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग ने इतना टफ बना दिया कि मैं उस टफनेस के कारण UPSC क्रैक कर पाया। तो कुल मिला के अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इतने टफ हो जाएंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग में इन लोगों की तरह कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, इन लोगों की तरह कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे इन लोगों की तरह आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। जैसे कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, कितने अच्छे कमेंटेटर, क्रिकेटर हैं, और इन लोगों ने इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत बड़ा नाम किया, बहुत नाम किया है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्ल्ड रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन जी। तो ये हमारे फेमस पर्सनालिटीज और ऐसे बहुत हैं, ऐसी लाखों हैं। मैं कुछ पॉपुलर्स के ले आया जिन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ किया, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके अलग फील्ड्स में कुछ किया, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है डिप्लोमा के बाद। चूंकि हमें डिप्लोमा की तैयारी करनी है, हम रेसवा सेमेस्टर पर डिप्लोमा की तैयारी करेंगे, तो हमें देखना है कि डिप्लोमा के बाद स्कोप क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो हम आगे चीज़, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, एक जॉब की और एक और पढ़ाई की यानी BTech करने की। तो जॉब्स में देखें तो हम गवर्नमेंट जॉब्स हैं हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, बहुत जॉब्स हैं, जैसे कि RRB JEE, SSC JEE और ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, और PSUs में, PSU यानी हमारी जो महारत्न नवरत्न कंपनी होती है, PSU को कहते हैं पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, यानी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे
जैसे आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा, भेल का नाम सुना होगा, ओएनजीसी का नाम सुना होगा, गेल का नाम सुना होगा, एचपी, बीएसएनएल, ये सब पीएसयूज हैं, ये सब सरकारी कंपनियां हैं और इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की खासा ज़रूरत लगती है। तो और बड़ी बात यह है कि आप लोगों को अगर जॉब्स देखना है तो आप लोग प्लीज़ इन कंपनीज के लिए जॉब्स की तैयारी करिएगा। इन अपने अपने ब्रांच को, बिल्कुल कोर ब्रांच को, कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा, क्योंकि आप लोग का टारगेट होना चाहिए अगर जॉब करना है तो इन कंपनीज में करनी है, इन जगहों पे करनी है, फोकस होना चाहिए। जैसे पावर ग्रिड होगी, बहुत अच्छी कंपनी है, एचएएल का बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहती है और जिन लोगों के पास स्किल होते हैं वो यहाँ पे जाते भी हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। अब अगर आपको, हाँ ये पीएसयूज हो गई, ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी जेई यानी रेलवे वाले जेई, एसएससी जेई की वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इनके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें आपको तैयार करके चलना होगा। अब प्राइवेट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं, सॉरी। तो प्राइवेट जॉब में आपको मिलेगी जॉब इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में और पावर बेस्ड इंडस्ट्रीज में। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसमें देखा जाए तो टोयोटा है, निसान है, हुंडई है, ये सब कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया के इंजीनियर्स की ज़रूरत है इन लोगों को। अब इंडिया के इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो कहाँ जाएंगे? हम ही लोग पढ़ेंगे, हम ही लोग जाएंगे वहाँ पे, आप जैसे लोग जाएंगे। आप लोग जाएंगे तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको मान के चलिए। और आपका टारगेट अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो आरआरबी जी, एसएससी जी, एएलपीज और पीएसयूज आपके लिए वाइडली ओपन है, पूरी तरह से खुले हुए हैं। और अगर आपको प्राइवेट कंपनीज में जाना है तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और पावर बेस्ड कंपनीज जो पावर जनरेशन का काम करती हैं उन चीज़ों में उन जगहों पर जा सकते हैं। और अगर आपको स्टडी परस्यू करना है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप और अच्छा करना चाहते हैं और पढ़ाइयों में और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको स्टडीज़ करना होगा। और स्टडीज़ के लिए आपको जाना होगा, मतलब स्टडीज़ के लिए मतलब आपको बीटेक का ऑप्शन होगा। डिप्लोमा के बाद आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करेंगे यानी बीटेक करेंगे, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा सीयूटी यूजी का। सीयूटी यूजी यानी सीयूटी एनटीए वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सीयूटी यूजी का एग्जाम कराती है, जिसमें आपके कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स और कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर वो आप क्रैक कर लेते हैं तो आप आगे बीटेक करते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मुझे सबसे अच्छा ये क्यों ब्रांच लगता है, मुझे सबसे अच्छा ब्रांच लगता है इस लाइन की वजह से। एक बार मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही कुछ ढूंढ रहा था तो उसमें मुझे ये मोटो मिला, मतलब ये कोट, ये आदर्श वाक्य समझ लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है कि वी ड्राइव द वर्ल्ड। कितना बड़ा लगता है ना कि हम दुनिया चलाते हैं। और देखा जाए तो सच भी है, मैकेनिकल इंजीनियर्स इतने इतने इन्वेंशन करके, इतने इतनी लाइफ को आसान करके, लाइफ इतनी आसान हो गई है केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वजह से, केवल इन टूल्स की वजह से, केवल इस बोर्ड की वजह से, केवल इस स्टाइलस की वजह से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, घर बैठे बैठे आप पढ़ पा रहे हैं, कितनी सब चीज़ें कितनी आसान है। ये क्यों? मैकेनिकल इंजीनियर्स की वजह से। तो ये जो लाइन लगती है वी ड्राइव द वर्ल्ड यानी हम दुनिया चलाते हैं, बिल्कुल विष्णु जी वाला काम है, पालनहार। तो वी ड्राइव द वर्ल्ड, हम दुनिया चलाते हैं। इस जब ये चीज़ को थोड़ा डीपली सोचो तो लगता है कि हाँ यार ये इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी ब्रांच है, इससे अच्छा कुछ है नहीं इंजीनियरिंग में। तो ओवर एंड ऑल ये सारी चीज़ें थी। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इवॉल्व हुई, वो यहाँ तक कैसे पहुँची, फादर कौन है और उसमें स्कोप क्या क्या है, आप आगे डिप्लोमा करके क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। और हाँ, अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपको जान चुका हूँ कि आप इंटरेस्टेड हैं। और मैं आपको एक मतलब आपको आपके फ़ायदे के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जीकअप का एग्ज़ाम अगर पास कर लिया है और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने का फैसला कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। इतना अच्छा वीडियो देखने के बाद तो आपने मन बना लिया होगा। और अगर आपने बना लिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए। इसमें है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर पूरा आपको बहुत अच्छे, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वेल नॉलेज टीचर्स के साथ, बहुत अच्छी फैकल्टी रहेगी। और सिर्फ मैकेनिकल के लिए नहीं, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सीएस ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, सारी ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस आपको, केमिकल इंजीनियरिंग, लेदर इंजीनियरिंग, जितनी भी ब्रांचेस आपको अवेलेबल हैं इस बार, उन सब के लिए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स मात्र 1299 रुपये में नया बैच लॉन्च हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। रेसवा एकेडमी से हमारा वो प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रेसवा एकेडमी, जिसमें आपको पूरा कोर्स लाइव वीडियोस पे पढ़ाया जाएगा। आपको बड़ी बात यह है कि आपको पुराने वीडियोस, पिछले कोर्स के वीडियोस, वो सब फ्री में दिए जाएंगे, वो सब आपको अलॉट किए जाएंगे ताकि आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो लिमिटेड ऑफर है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे ले लीजिए। इतना ही था मेरी तरफ से आज आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा
और आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, कोर्स जल्दी से परचेस कर लीजिए। और अगर कोई क्वेरी रह गई हो, कोई चीज़ मुझसे छूट रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।